लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 41वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जलसा बड़ी सुंदरता से समाप्त हुआ। रानी गायत्री के व्याख्यान पर समस्त देश में वाह वाह मच गई। उसमें सनातन धर्म संस्था का ऐतिहासिक दिग्दर्शन कराने के बाद उसकी उन्नति और पतन, उसके उद्धार और सुधार, उसकी विरोधी तथा सहायक शक्तियों का बड़ी योग्यता से निरूपण किया गया था। संस्था की वर्तमान दशा और भावी लक्ष्य की बड़ी मार्मिक आलोचना की गई थी। पत्रों में उस वक्तृता को पढ़कर लोग चकित हो जाते थे और जिन्होंने उसे अपने कानों से सुना वे उसका स्वर्गीय आनंद कभी न भूलेंगे। क्या वाक शैली थी, कितनी सरल, कितनी मधुर, कितनी प्रभावशाली, कितनी भावमयी। वक्तृता क्या थी, एक मनोहर गान था। 3 दिन बीत चुके थे। ज्ञानशंकर अपने भव्य भवन में समाचार पत्रों का एक दफ्तर सामने रखे बैठे हुए थे। आजकल उनका यही काम था कि पत्रों में जहां कहीं इस जलसे की आलोचना हुई तुरंत काट कर रख लेते। गायत्री अब ज्ञानशंकर को देवतुल्य समझती थी। उन्हीं की बदौलत आज समस्त देश में उसकी सुकीर्ति की धूम मची हुई थी। उनके इस अतुल उपकार का एक ही उपहार था और वो प्रेमपूर्ण श्रद्धा थी। संध्या हो गई थी कि अकस्मात ज्ञानशंकर पत्रों की एक पेटी लिए हुए अंदर गए और गायत्री से बोले, देखिए राय साहब ने नया शिगूफा छोड़ा। गायत्री ने भौहें चढ़ाकर कहा, मेरे सामने उनका नाम न लीजिए। मैंने उनकी कितनी चिरौरी की थी कि एक दिन के लिए जलसे में अवश्य आइए, पर उन्होंने जरा भी परवाह न की। पत्र का उत्तर तक न दिया। बाप हैं तो क्या, मैं उनके हाथों भी अपना अपमान नहीं सह सकती। ज्ञान, मैंने तो समझा था ये उनकी लापरवाही है, लेकिन इस पत्र से विदित होता है कि आजकल वो एक दूसरी ही धुन में है। शायद इसी कारण अवकाश न मिला हो। गायत्री, क्या बात है, किसी अंग्रेज से लड़ तो नहीं बैठे? ज्ञान, नहीं, आजकल एक संगीत सभा की तैयारी कर रहे हैं। गायत्री, उनके यहां तो 12 मास संगीत सभा होती रहती है। ज्ञान, नहीं, ये उत्सव बड़ी धूम से होगा। देश के समस्त गवैयों के नाम निमंत्रण भेजे गए हैं। यूरोप से भी कोई जगत विख्यात गायनाचार्य बुलाए जा रहे हैं। रईसों और अधिकारियों को दावत दी गई है। 1 सप्ताह तक जलसा होगा। यहाँ के संगीत शास्त्र और पद्धति में सुधार करना उनका उद्देश्य है। गायत्री, हमारा संगीत शास्त्र ऋषियों का रचा हुआ है, उसमें कोई क्या सुधार करेगा? इसी भैरव और ध्रुपद के शब्द यशोदानंदन की वंशी से निकलते थे। पहले कोई गा तो ले, सुधारना तो छोटा मुंह बड़ी बात है। ज्ञान, राय साहब को कोई और चिंता तो है नहीं, एक न एक स्वांग रचते रहते हैं। कर्ज बढ़ता जाता है, रियासत बोझ से दबी जाती है, पर वो अपनी धुन में किसी की कब सुनते हैं। मेरा अनुमान है कि इस समय उन पर कोई 3.5 लाख देना है। गायत्री, इतना धन कृष्ण भगवान की सेवा में खर्च करते तो परलोक बन जाता। चिट्ठियां तो खोलिए, जरूर कोई पत्र होगा। ज्ञान, हाँ देखिए, ये लिफाफा उन्हीं का मालूम होता है। हाँ, उन्हीं का है। मुझे बुला रहे हैं और आपको भी बुला रहे हैं। गायत्री, मैं जा चुकी। जब वो यहां आने में अपनी हेटी समझते हैं तो मुझे क्या पड़ी है कि उनके जलसों तमाशों में जाऊं। हाँ, विद्या को चाहे पहुंचा दीजिए, मगर शर्त यह है कि आप 2 दिन से ज्यादा वहां न ठहरें। ज्ञान, इसके विषय में सोचकर निश्चय करूंगा। ये 2 पत्र बरहाल और आम गांव के कारिंदों के हैं। दोनों लिखते हैं कि असामी सभा का चंदा देने से इनकार करते हैं। गायत्री की त्योरियां बदल गईं। प्रेम की देवी क्रोध की मूर्ति बन गई। बोली, क्या देहातों में भी वह हवा फैलने लगी? कारिंदों को लिख दीजिए कि इन पाजियों के घर में आग लगवा दें और उन्हें कोड़ों से पिटवाएं। उनका ये दिल कि मेरी आज्ञा का निरादर करें। देवकीनंदन, तुम इन नरपिशाचों को क्षमा करो। आप आज ही वहां आदमी रवाना करें। मैं ये अवज्ञा नहीं सह सकती। ये सब के सब कृतघ्न हैं। किसी दूसरे राज में होते तो आटे दाल का भाव खुलता। मैं उनके साथ इतनी रियायत करती हूं, उनकी मदद के लिए तैयार रहती हूं, इनके लिए नुकसान उठाती हूं और उसका ये फल। ज्ञान, ये मुंशी राम सनेही का पत्र है। लिखते हैं, ठाकुरद्वारे का काम 3 दिन से बंद है। बेकारों को कितनी ताकीद की जाती है मगर काम पर नहीं आते। गायत्री, उन्हें मजूरी दी जाती है ना? ज्ञान, जी हाँ, लेकिन जमींदारी की दर से दी जाती है। जमींदारी शरह 2 आने हैं, आम शरह 6 आने हैं। गायत्री,
आप उचित समझे तो राम सनेही को लिख दीजिए कि 4 आने के हिसाब से मजूरी दी जाए। ज्ञान, लिख तो दूं, वास्तव में 2 आने में एक पेट भी नहीं भरता, लेकिन इन मूर्ख उजड गवारों पर दया भी की जाए तो वो समझते हैं कि दब गए। कल को 6 आने मांगने लगेंगे और फिर बात भी न सुनेंगे। गायत्री, फिर लिख दीजिए कि बेगारों को जबरदस्ती पकड़वा लें, अगर ना आए तो उन्हें गांव से निकाल दीजिए। हम स्वयं दया भाव से उनके साथ जो सलूक करें, मगर ये कदापि नहीं हो सकता कि कोई असामी मेरे सामने हेकड़ी जताए। अपना रोब और भय बनाए रखना चाहिए। ज्ञान, ये पत्र अमेलिया के बाजार से आया है। ठेकेदार लिखता है कि लोग गोले के भीतर गाड़ियां नहीं लाते, बाहरी पेड़ों के नीचे अपना सौदा बेचते हैं। कहते हैं हमारा जहां जी चाहेगा बैठेंगे। ऐसी दशा में ठेका रद्द कर दिया जाए, अन्यथा मुझे बड़ी हानि होगी। गायत्री, बाजार के बाहर भी तो मेरी ही जमीन है, वहां किसी को दुकान रखने का क्या अधिकार है। ज्ञान, कुछ नहीं, बदमाशी है। बाजारों में रुपए पीछे 1 पैसा बयाई देनी पड़ती है, तौल ठीक ठीक होती है, कुछ धर्मार्थ कटौती देनी पड़ती है। बाहर मनमाना राज है। गायत्री, ये क्या बात है कि जो काम जनता के सुविधे और आराम के लिए किए जाते हैं उनका भी लोग विरोध करते हैं। ज्ञान, कुछ नहीं, ये मानव प्रकृति है। मनुष्य को स्वभावतः दबाव से, रोकथाम से, चाहे वो किसी के उपकार के लिए क्यों न हो, चिढ़ होती है। किसान अपने मूर्ख पुरोहित के पैर धो धो पिएगा, लेकिन कारिंदा को, चाहे वो विद्वान ब्राह्मण ही क्यों न हो, सलाम करने में भी उसे संकोच होता है। यों चाहे वो दिन भर धूप में खड़ा रहे, लेकिन कारिंदा या चपरासी को देखकर चारपाई से उठना उसे असह्य होता है। वो 8 पहर अपनी दीनता और विवशता के भार से दबा रहना नहीं चाहता। अपनी खुशी से नीम की पत्तियां चबाएगा, लेकिन जबरदस्ती दूध और शरबत भी न पिएगा। ये जानते हुए भी हम उन पर सख्ती करने के लिए बाध्य हैं। इतने में मायाशंकर एक पीताम्बर ओढ़े हुए ऊपर से उतरा। अभी उसकी उम्र 14 वर्ष से अधिक न थी, किंतु मुख पर एक विलक्षण गंभीरता और विचारशीलता झलक रही थी, जो इस अवस्था में बहुत कम देखने में आती है। ज्ञानशंकर ने पूछा, कहाँ चले मुन्नू? माया ने तीव्र नेत्रों से देखते हुए कहा, घाट की तरफ संध्या करने जाता हूं। ज्ञान, आज बहुत सर्दी है, यहीं बाग में क्यों नहीं कर लेते? माया, वहां एकांत में चित्त खूब एकाग्र हो जाता है। वो चला गया तो ज्ञानशंकर ने कहा, इस लड़के का स्वभाव विचित्र है, समझ में नहीं आता। सवारियां सब तैयार हैं पर पैदल ही जाएगा, किसी को साथ भी नहीं लेता। गायत्री, महरिया कहती हैं अपना बिछावन तक किसी को नहीं छूने देते। वो बेचारियां इनका मुंह जोहा करती हैं कि कोई काम करने को कहें, पर इन्हें किसी से कुछ मतलब ही नहीं। ज्ञान, इस उम्र में कभी कभी ये सनक सवार हो जाया करती है। संसार का कुछ ज्ञान तो होता नहीं, पुस्तकों में जिन नियमों की सराहना की गई है उनके पालन करने को प्रस्तुत हो जाता है। लेकिन मुझे तो ये कुछ मंद बुद्धि सा जान पड़ता है। इतना बड़ा हुआ, पैसे की कदर ही नहीं जानता। अभी 100 रुपये दे दीजिए तो शाम तक पास कौड़ी न रहेगी, न जाने कहाँ उड़ा देता है। किंतु इसके साथ ही मांगता कभी नहीं, जब तक खुद न दीजिए अपनी जबान से कभी न कहेगा। गायत्री, मेरी समझ में तो ये पूर्व जन्म में कोई सन्यासी रहे होंगे। ज्ञानशंकर ने आज गाड़ी से बनारस जाकर विद्या को साथ लेते हुए लखनऊ जाने का निश्चय किया। गायत्री बहुत कहने सुनने पर भी राजी न हुई। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 41वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।